Hello everyone. Again we are with class 6 science, but this time we have chapter 3rd, fiber to fabric. Before starting this chapter, before reading this chapter, let's have a short intro about these two new words which are fiber and fabric. So what is fiber? Fiber is a natural or man-made substance that is significantly longer than it is wide. फाइबर कोई नेचुरल या फिर मैन मेड सब्सटेंस होता है जो कि सिग्निफिकेंटली अपनी विड्थ से ज़्यादा लंबा होता है, यानी कि उसकी विड्थ से ज़्यादा उसकी लेंथ होती है. फाइबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैन मेड फाइबर्स. नेचुरल फाइबर्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, मीन्स प्लांट बेस्ड एंड एनिमल्स बेस्ड. मीन्स नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो या तो प्लांट से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या फिर एनिमल्स से. Man-made fibers are chemically synthesizing fiber, that's why they are known as synthetic fibers. Now the examples of natural fiber are plant-based fibers are cotton, flax, hemp, bamboo, sisal and jute. Animal-based fibers are wool, silk, angora, mohair. Man-made fibers which are also synthetic fibers. Their examples are acrylic, viscose, wood, bark, Kevlar and Nomex. Now fabric. Fabric is a cloth or other material produced by weaving together cotton, nylon, wool, silk or other threads. फाइबर एक क्लोथ मटेरियल होता है जो कि जितने भी कॉटन, नायलॉन, वूल, सिल्क ऐसे थ्रेड्स होते हैं ना, जितने भी उनको आपस में वीव करके यानी कि बुन करके एक क्लोथ रेडी किया जाता है. उसी क्लोथ मटेरियल को हम फैब्रिक कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अनस्टिच्ड क्लोथ को भी हम फैब्रिक कहते हैं, यानी कि बिना सिले हुए क्लोथ को भी हम फैब्रिक बोलते हैं. हमारे जितने भी कपड़े बनते हैं, बेडशीट्स बनती हैं या जो कुछ भी बनता है वो फैब्रिक से ही बनता है. तो फैब्रिक्स बेसिकली हमें कहाँ देखने को मिल सकते हैं? फैब्रिक्स हमें देखने को मिल सकते हैं मार्केट्स में जहाँ पे एक मार्केट में एक शॉप तो ज़रूर होती है फैब्रिक्स की, यानी कि जहाँ पे सिर्फ अनस्टिच्ड क्लोथ्स मिलते हैं, वहाँ पे सिर्फ कपड़ा मिलता है जो लोग मीटर के मेजरमेंट में लेकर जाते हैं. उनके पास एक लंबा सा स्केल होता है स्टील का या फिर वुडन स्केल होता है, उससे मेजर करके वो मीटर वाइज लोगों को क्लोथ देते हैं. जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं ना, वो बेसिकली वहाँ पे जो है अपना सारे फैब्रिक्स लेने के लिए जाते हैं. जो भी उनके डिज़ाइंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको जो भी फैब्रिक की ज़रूरत होती है वो वहाँ से परचेज़ करने के लिए जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पहेली एंड भूजो won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली और भूजो को उनके स्कूल में जो साइंस क्विज कंपटीशन हुआ था उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला था. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो प्राइज़ मनी को अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स लेने के लिए यूज़ करेंगे. When they saw a large variety of cloth material, लेकिन जब उन लोगों ने इतना लार्ज वैरायटी ऑफ क्लोथ मटेरियल देखा, यानी कि इतने ज़्यादा वैरायटी में उन्होंने क्लोथ मटेरियल देखा, दे गॉट कन्फ्यूज्ड. वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए. एज यू कैन सी इन फिगर 3.1, it's a cloth shop, it's a cloth fabric shop actually. इसी तरह की क्लोथ शॉप्स होती हैं मार्केट में. तो अगर आपको फैब्रिक्स के बारे में जानना है तो आप इस तरह की जो भी शॉप दिखे आपको मार्केट में, तो आप वहाँ पे जाके फैब्रिक्स के बारे में पता कर सकते हो. The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. जो शॉपकीपर था उसने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लोथ फैब्रिक्स जो हैं वो कॉटन है और कुछ जो है वो सिंथेटिक है, यानी कि कुछ नेचुरल है और कुछ केमिकली सिंथेसाइजिंग फैब्रिक्स हैं. He also had woolen mufflers and shawls. वो जो शॉपकीपर था उसके पास में वुलन मफलर्स और शॉल्स भी थे. देयर वर मेनी सिल्क साड़ीज एज वेल. उसके पास में सिल्क की साड़ीज़ भी थी. पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और भूजो बहुत एक्साइटेड थे. दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स. उन्होंने अलग अलग फैब्रिक को छू कर टच करके उसे फील किया. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. एंड फाइनली उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी परचेज़ किया. After their visit to the cloth shop,
जब से वो क्लोथ शॉप में गए थे, पहेली एंड भूजो बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। पहेली और भूजो ने अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट अलग अलग फैब्रिक को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। दे फाउंड दैट बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने नोटिस किया कि उनके अराउंड जो बेडशीट्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टॉवल्स हैं, डस्टर्स हैं, वो सब डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बने हुए हैं। Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabrics। उनके जो स्कूल बैग्स और गनी बैग्स थे, यानी कि जो बोरे होते हैं ना जिनमें लोग अक्सर ग्रेन्स वगैरह कैरी करके लेकर आते हैं ना, ग्रेन्स एंड फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, वो भी एक अलग किस्म के फैब्रिक से बने हुए हैं। Try to identify these fabrics as cotton, wool, silk और synthetic। उन्होंने इन फैब्रिक्स को कॉटन, वूल, सिल्क या फिर सिंथेटिक फाइबर में आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि या ये कॉटन है, वूल है, सिल्क है, सिंथेटिक है या फिर कौन सा फाइबर है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? सो आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ फैब्रिक्स को हमें चलना होगा नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें है हमारी एक्टिविटी नंबर 1। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैरायटी इन फैब्रिक्स। So the next topic is variety in fabrics, and here we have an activity which is activity number 1. Visit a nearby tailoring shop। आपके घर के आसपास जो भी नियर बाय टेलरिंग शॉप हो वहाँ पे जाइए, यानी कि जहाँ पे भी जो भी टेलरिंग शॉप पे विज़िट कर सकते हो वहाँ पे करो, वहाँ पे जाओ। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। जो भी फैब्रिक्स की कटिंग्स बच जाती है ना स्टिचिंग के बाद में, टेलरिंग शॉप पे देखा होगा, जब भी टेलर के शॉप पे गए होगे, अगर नहीं गए होगे तो जाकर देख लेना कि जब भी स्टिचिंग के बाद वहाँ पर ना स्टिचिंग के बाद में बचे हुए काफ़ी सारे फैब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े पड़े होते हैं। तो वहाँ पर जो भी लेफ्ट ओवर पीसेस होंगे फैब्रिक्स के, उन्हें कलेक्ट करो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। हर एक फैब्रिक के पीस को फील करके, मतलब कि टच करके फील करने की कोशिश करो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक। आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। टेलर से हेल्प लेने के बाद में उन फैब्रिक्स को लेबल करने की कोशिश करो कि कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है। You wonder what these different fabrics are made of? क्या आपने सोचा कि ये जो अलग अलग फैब्रिक्स है किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? When you look at any fabric, जब आप किसी भी फैब्रिक की तरफ देखोगे, it seems a continuous piece। उसमें कुछ continuous pieces दिखाई देंगे, square pieces। Now look at it closely। अब उस पर थोड़ा सा पास से देखो। What do you notice? क्या नोटिस कर रहे हो आप? ये जो फिगर नंबर 3.2 है, इट इज़ एन enlarged व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। ये एक पीस ऑफ फैब्रिक का enlarged व्यू है, यानी कि उसका जूम व्यू है, जिसमें दिख रहा है कि इसमें शॉर्ट स्क्वायर पीसेस दिख रहे हैं हमें, जिससे ये पता चल रहा है कि जो फैब्रिक है ये कुछ किसी और चीज़ से मिलकर बना होता है। अभी किस चीज़ से मिलकर बना होता है इसे हम आगे देखेंगे। इफ़ नो लूज yarns आर विजिबल। अगर कोई भी लूज yarn विजिबल नहीं है, देन यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पेन और नीडल। आप किसी भी पेन या फिर नीडल का यूज़ करके उस थ्रेड या फिर यार्न को बाहर निकाल सकते हो। जस्ट आपको एक चीज़ करनी है कि कोई भी पेन या नीडल लेनी है, उस फैब्रिक में हल्का सा ऐसे लगाना है उसको, थोड़ा सा ऐसे क्या कहते हैं, फंसाना है थ्रेड में, एंड जस्ट उसको खींच लेना है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together। हमें ये पता चला कि जो फैब्रिक है वो जो yarns आपस में अरेंज्ड होती हैं उससे मिलकर बना होता है। What are these yarns made of? अब ये yarns किन चीज़ों की बनी हुई होती हैं ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। Now our next topic is fiber। इस टॉपिक में हमें सबसे पहले है एक एक्टिविटी विच इज़ एक्टिविटी नंबर 3। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। एक कॉटन फैब्रिक के पीस से एक यार्न को ऐसे बाहर निकालो। यार्न को बाहर कैसे निकालना है वो हमने प्रीवियस एक्टिविटी यानी कि एक्टिविटी नंबर 2 में देखा था। अब यार्न को जब हम बाहर निकालेंगे उसके बाद उसके साथ में क्या करना है वो हमें एक्टिविटी नंबर 3 में पता चलेगा। तो अब हमें सिंपली एक थ्रेड या फिर यार्न को बाहर निकालना है विद द हेल्प ऑफ अ नीडल और अ पेन। प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल। इस पीस ऑफ यार्न को टेबल पे रखो।
नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब. अब yarn के एक एंड को अपने थंब से प्रेस करो. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nails as shown in the figure 3.4. जैसा कि फिगर 3.4 में दिखाया गया है, which is splitting the yarn into thin strands. उसकी तरह उसे एक टेबल पे रखो. एक एंड पर उसको अपने थंब से दबाओ और दूसरे एंड पर अपने नेल से स्क्रैच करो along the length of that yarn. Do you find that at the end the yarn splits up into the thin strands? क्या आपने देखा कि जो एंड पे जहाँ पे आप स्क्रैच कर रहे थे वहाँ पे जो yarn है वो thin strands में सेपरेट हो गई है, जैसा कि आपको फिगर नंबर 3.5 में दिखाई दे रहा होगा, which is yarn split up into thin strands.